आइडिया है ना सबको? हमने टर्म्स में भी पढ़ा है। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हेलो। हाँ बच्चों, द टर्म इंसॉल्वेंट रेफर्स टू, इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं? अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट हु हैज सीज्ड to pay his debts in the ordinary course of business. बच्चों, who has ceased to pay his debts in the ordinary course of business, बरोबर है? और cannot pay his debt as they become due. बच्चों, जहां पर एक व्यक्ति इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अपना कर्ज जब पे नहीं कर पाता, बरोबर है, या पे नहीं कर सकता, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं he has committed an act of insolvency. बरोबर है? कहीं ना कहीं बच्चों, कहीं ना कहीं वो इंसॉल्वेंट की स्थिति में आ चुका है, इंसॉल्वेंसी की स्थिति में आ चुका है, बैड फाइनेंशियल पोजीशन, जहां बच्चों उसके ऊपर जो अमाउंट ड्यू है वो पे नहीं कर रहा है या पे नहीं कर पा रहा है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मनी। तो बच्चों समझ लेने का कि दैट पर्सन हैज बिकम इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, एंड उसके फाइनेंशियल पोजीशन को, बैड फाइनेंशियल पोजीशन को हम इंसॉल्वेंसी बोलेंगे। तो बच्चों, यहाँ हमने एनालिसिस पढ़ने को चालू किया, एक एग्जाम्पल के साथ है ना बच्चे, इसलिए मैंने एनालिसिस को चॉइस किया पढ़ने के लिए। चलो आगे बच्चों, वो लास्ट का पैराग्राफ फिर पढ़ता हूँ, टर्मिनेशन ऑफ लीन के पहले। द टर्म इंसॉल्वेंट रेफर्स टू ए पर्सन said to be insolvent who ceased to pay his debt in the ordinary course of business or cannot pay his debts as they become due, whether he has committed an act of insolvency or not. जहां वो अपना कर्ज देने की स्थिति में नहीं है, जहां उसकी लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट, ऐसे व्यक्ति को हम इंसॉल्वेंट बोलेंगे। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है जरा टाइप करो, क्या हेडिंग दिख रहा है आपको? सभी लोग जरा एक बार टाइप करो तो मुझे पता चलेगा सब लोग लेक्चर सुन रहे हैं। हेलो, नेक्स्ट हेडिंग अभी हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? एनीवन? टर्मिनेशन ऑफ लीन। क्या है बच्चों हेडिंग? टर्मिनेशन ऑफ लीन। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अनपेड सेलर किस स्थिति में अपना राइट ऑफ लीन लूज करता है, यूज नहीं लूज, आर यू गेटिंग दिस? यानी शॉर्टकट में मैं आपसे कहूं तो अनपेड सेलर अपना ये राइट कब यूज नहीं कर सकता, राइट ऑफ लीन वो कब यूज नहीं कर सकता, या और शब्दों में अपना इस राइट ऑफ लीन को अनपेड सेलर किस स्थिति में लूज कर देता है? You are currently the only person in this conference. तो ध्यान देना, बरोबर है? हम टर्मिनेशन ऑफ लीन पढ़ेंगे, टर्मिनेशन ऑफ लीन पढ़ेंगे, चार अलग अलग सिनारियो जहां पे अनपेड सेलर लूजर्स इज राइट ऑफ लीन। ओके स्टूडेंट? स्क्रीन आ गया बच्चों? स्क्रीन दिखाई दे रहा है अभी?
ओके, चलो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले टर्मिनेशन ऑफ lien. However, the unpaid seller loses his right of lien under following circumstances. अच्छा, अभी अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा? किस सर्कमस्टेंसेस में अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन का इस्तेमाल करता है? बराबर है। पहला, व्हेन he has sold the goods to the buyer without any stipulation of credit. दूसरा, when he has sold the goods for credit but credit period has expired. तीसरा, when buyer has become insolvent. अब एग्जैक्टली उसका अपोजिट पढ़ रहे हैं। इस सर्कमस्टेंसेस में अनपेड सेलर अपना राइट ऑफ लीन लूज कर देता है, मतलब इसका इस्तेमाल वो नहीं कर सकता है। तो पहला केस बच्चों, when he delivers the goods to a carrier. बच्चों टाइप करो, कैरियर मतलब जब सेलर गुड्स को डिलीवर करता है कैरियर को, एंड कैरियर को बोलता है गुड्स ले जाके बायर को दे। तो जैसे ही सेलर गुड्स ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर करता है, या सेलर जैसे ही गुड्स बायर के किसी एजेंट को हैंडओवर करता है ताकि वो गुड्स बायर के पास पहुंच सके विदाउट रिजर्विंग राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन करते हुए, तो बच्चों ऐसे केस में अनपेड सेलर लूजेस हिज राइट ऑफ लीन. Unpaid seller, he loses his right of lien because he has now parted with the goods. सेलर अपने पास से गुड्स ट्रक वाले को दे चुका है एंड ट्रक वाला गुड्स लेकर निकल चुका है बायर को देने। अगर ऐसी स्थिति है तो बच्चों सेलर अब अपना राइट ऑफ लीन इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि गुड्स उसके पास से निकल चुके हैं। उसने टेम्पो ट्रक वाले को या बायर के किसी एजेंट को दे चुका है गुड्स, उसे बायर तक ले जाने के लिए, बिना कोई कंडीशन पुटअप किए, सेलर की तरफ से बिना कोई कंडीशन पुटअप किए। अगर ऐसी स्थिति है तो बच्चों सेलर लूजेस हिज राइट ऑफ लीन। बच्चों रिस्पांस दो, हैव यू अंडरस्टूड माय फर्स्ट पॉइंट? एक बार रीड करता हूँ वापस। हेलो हेलो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट टर्मिनेशन ऑफ लीन। अनपेड सेलर कब लूज करेगा उसका राइट ऑफ लीन? व्हेन ही डिलीवर्स द गुड्स टू ए कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। हाँ बच्चों, रिस्पॉन्स नहीं मिला आपका? हैव यू अंडरस्टूड फर्स्ट पॉइंट? हेलो सीएफए स्टूडेंट, जरा रिस्पॉन्स चाहिए, हाँ? तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लिख के समझाऊं क्या? कुछ कंफ्यूजन है? बोलो बच्चों, लिख के समझाऊं? क्लियर है लैंग्वेज? बच्चे एकदम सिंपल भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। सेलर अपना राइट ऑफ लीन कब लूज करेगा, वो केस हमने चालू किया। दूसरा बच्चों, अनपेड सेलर अपना राइट ऑफ लीन कब लूज करेगा? वेयर द बायर खुद और इस एजेंट या उसका कोई एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स द पोजीशन ऑफ द गुड्स। जहां बच्चों बायर ने या उसके किसी एजेंट ने सेलर से लॉफुली गुड्स का पोजीशन ले चुका है। जब बायर या उसका एजेंट सेलर से लॉफुली गुड्स का पोजीशन ले चुका है, ऑलरेडी ले चुका है, तो फिर सेलर अपना राइट ऑफ लीन कैसे इस्तेमाल करेगा? लॉजिक है कि नहीं बच्चों? हेलो, जब बायर या उसका एजेंट लॉफुली कानूनन तरीके से लीगली जब सेलर से गुड्स का पोजीशन ले चुके हैं, तो सेलर अब अपना राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। इज दैट ओके विथ एवरीवन? जब लॉ के नजरों में ऐसा स्थापित हो गया है, एस्टैब्लिश हो गया है कि सेलर ने बायर को गुड्स की डिलीवरी दे दी,
जब गुड्स डिलीवरी दे दी तो बच्चों किसी भी हालत में सेलर अपना राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तीसरा बच्चों, तीसरा, जब सेलर खुद अपना राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं करता है। बच्चों याद है वेवर, वेव्ड, हेलो बच्चों वेव्ड वर्ड सुना है? जहां सेलर अपना राइट ऑफ लीन इस्तेमाल कर सकता था, आराम से कर सकता था, लेकिन सेलर ने खुद ही गुड्स को, बायर को गुड्स सप्लाई करके बच्चों अपना राइट ऑफ लीन नाम का राइट पर वेव कर दिया। वेव कर दिया मतलब इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। और अरे उसके पास जो अपॉर्चुनिटी थी गुड्स को रिटेन करने की, अनपेड सेलर के पास जो अपॉर्चुनिटी थी कि नहीं गुड्स को अपने पास रखने की, उस अपॉर्चुनिटी को सेलर ने अपने तरफ से खुद ही छोड़ दिया। सेलर ने अपने तरफ से उस अपॉर्चुनिटी को अपने तरफ से छोड़ दी। तो बच्चों तीसरा केस जहां पे अनपेड सेलर लूजर्स हिज राइट ऑफ लीन, तो बच्चों कैसे लूज करेगा? तो वेव करने से, वेवर जिसको हम कहते हैं वेवर, टाइप करो वेवर, वेव या वेवर करके टाइप करो। वेवर या वेव मतलब अपने तरफ से वो राइट छोड़ देना। मैं इस्तेमाल कर सकता हूं बच्चों, मैं राइट ऑफ लीन इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मैंने सोचा चलो जाने दो, बायर भी अपना ही आदमी है, इतने साल का रिलेशन है कि नहीं, पेमेंट तो आते जाते रहेगा, गुड्स मैं उसको दे देता हूँ। बच्चों मैं आराम से गुड्स को अपने पास रिटेन कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। बीइंग सेलर मैंने अपना राइट ऑफ लीन वेव कर दिया, वेव छोड़ दिया। गुड्स को अपने पास रखने की अपॉर्चुनिटी मैंने खो दी, खुद से खो दी। दैट इज कॉल्ड वेव द राइट ऑफ लीन। एंड चौथा बच्चों, डोंट यू थिंक सो, मैंने एस्टॉपेल आपको जगह जगह पे पढ़ाया हुआ है। एस्टॉपेल, हेलो बच्चों, इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। बच्चों जरा एग्जांपल पे ध्यान दो, तो मैं चौथा पॉइंट पढ़ूंगा, ठीक है बच्चों? इधर देखो बच्चों, मैंने शायद एग्जांपल दिया था, जरा एक बार वापस देखो। एक्स वाई जेड, बच्चों एक्स वाई जेड, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सर देखो बच्चों, एक्स है ना, एक्स ये गुड्स का ओनर है, बरोबर है? एंड बच्चों एक्स के पोजीशन में गुड्स है। गुड्स किसके पोजीशन में है? एक्स। अब बच्चों एक्स ने जेड को गुड्स सेल कर दिया, एक्स ने जेड को गुड्स सेल कर दिया, मान लो गुड्स सेल कर दिया, यानी एक्स यहाँ सेलर हो गया एंड जेड यहाँ बायर। बच्चों गुड्स भले ही सेल हो गया, लेकिन जरा टाइप करो, गुड्स अभी भी किसके पोजीशन में है? एक्स ने वाई को गुड्स सेल कर दिया, लेकिन गुड्स अभी भी किसके पोजीशन में है? एक्स। अभी तक जेड ने पेमेंट नहीं किया है, जेड ने अभी तक किसको पेमेंट नहीं किया है? एक्स को अभी तक पेमेंट नहीं किया। लेकिन जेड ने क्या सोचा कि मैंने एक्स से गुड्स खरीद लिया, जेड ने वही गुड्स किसको सेल कर दिए? टाइप करो, जेड ने वही गुड्स किसको सेल कर दिए? हेलो, मैं डायग्राम दिख रहा है बच्चों? जेड ने वही गुड्स किसको सेल कर दिए? वाई को सेल कर दिए, बराबर है? एंड जेड ने ये जो गुड्स सेल किया वाई को, वो एक्स के सामने किया। जेड ने वाई को गुड्स बेचा, बराबर है? तो बच्चों आपको लगता नहीं यहाँ पर एक्स को इमीडिएटली क्लियर कर देना चाहिए कि मुझे जेड से पैसा नहीं मिला है, मैं अनपेड सेलर हूँ, इसलिए वाई मैं गुड्स का पोजीशन तुमको नहीं दूंगा, ऐसा क्लियर कर देना चाहिए था कि नहीं? जब जेड ने वाई को गुड्स बेचा, हेलो, एक्स को क्लियर कट बोल देना चाहिए था कि नहीं? लेकिन बच्चों मुझे ये बताओ,
एक्स ने कुछ नहीं बोला, चुप रह गया, तो एक्स देख रहा है कि जेड वही गुड्स बेच रहा है वाई को, एंड एक्स उस पे अपना राइट ऑफ लीन है ऐसा नहीं बता रहा है, चुप हो गया, तो आपको लगता नहीं वाई के नजरों में बच्चों ये इंप्रेशन जाता है कि इस गुड्स के ऊपर किसी का लीन नहीं है? क्या वाई हैज राइट टू रिकवर द गुड्स? क्या वाई गुड्स ले सकता है एक्स से? दैट्स माय क्वेश्चन। क्या वाई एक्स से गुड्स ले सकता है, रिकवर कर सकता है, गुड्स की कस्टडी ले सकता है? हाँ या ना? हाँ बच्चों, ले सकता है। क्या रिवर्स में पूछो, क्या एक्स अपना राइट ऑफ लीन इस्तेमाल कर सकता है? क्या एक्स अपना राइट ऑफ लीन इस्तेमाल कर सकता है ये बोल के कि जेड से पैसा नहीं मिला? नहीं है बच्चों, नो, आंसर इज नो, वेरी गुड, आंसर इज नो। ठीक है, या बच्चे यहाँ पूरी गलती किसकी नजर आ रही है? क्या आपको पूरी गलती किसकी नजर आ रही है? किसकी नजर आ रही है आपको पूरी गलती यहाँ पर? खुद एक्स की गलती है। जब जेड उसके सामने वाई को गुड्स बेच रहा था तो एक्स को बोल देना चाहिए था कि नहीं कि बाबा मेरा पैसा मिला नहीं है, मेरे को जब तक मिलेगा नहीं पैसा मैं दूंगा नहीं गुड्स किसी को। लेकिन एक्स यहाँ चुप बैठे, बच्चों जब एक्स चुप हो गए, बरोबर है, तो बच्चों वो स्टॉप हो गए, स्टॉप लॉ अप्लाई हो गया, बरोबर है, स्टॉप लॉ उनके ऊपर अप्लाई हो गया। तो बच्चों आई थिंक मैंने ये एग्जांपल दिया, अब मुझे लगता है कि शायद मैं अभी चौथा सिनारियो पढ़ूंगा जहां पे बच्चों अनपेड सेलर लूजर्स हिज राइट। तो बच्चों पढ़ो, अनपेड सेलर अपना राइट जो लूज करता है ना, राइट ऑफ लीन, उसका चौथा रीजन क्या है? किस रीजन से वो अपना राइट ऑफ लीन लूज करता है? तो रीजन है बाय एस्टॉपेल। रीजन क्या है बच्चों? बाय एस्टॉपेल, ये रीजन है। हम बच्चों बाय एस्टॉपेल में क्या लिखा है देखो, अगर मेरा एग्जांपल सबको समझ में आ गया था तो, where the sailor so conduct himself, where the sailor so conduct himself that he leads third party to believe that lien does not exist। यहाँ बच्चों एक्स ने ऐसा व्यवहार किया, एक्स ने बच्चों ऐसा बिहेवियर दिखाया, बरोबर है, जिससे थर्ड पार्टी ये इंप्रेशन में आ गया, जेड ये इंप्रेशन में आ गया कि यहाँ पर इस गुड्स पर किसी का कोई लीन एग्जिस्ट नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर एक्स की गलती निकलती है, सेलर की गलती निकलती है कि उसने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जब उससे गुड्स खरीद कर बायर किसी और थर्ड पार्टी को बेच रहा था तो उसने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो बच्चों ये गलती सेलर की है, बराबर है। तो बच्चों दीज आर द फोर सिनारियोस, सर्कमस्टेंसेस वेयर अनपेड सेलर लूजेस हिज राइट ऑफ लीन। बच्चों जरा रिस्पॉन्स दो, क्या चारों पॉइंट्स क्लिक हो गया? यस, आई वांट रिस्पॉन्स फ्रॉम सम स्टूडेंट्स। कौन सी केसेस ऐसे हैं जहां पे अनपेड सेलर लूजेस हिज राइट? तो बच्चों चार रीजंस है, मैंने चार रीजंस पढ़ा है उसके। इज दैट ओके? हैव यू अंडरस्टूड ऑल द फोर? अब बच्चों अगर मैं ये टर्मिनेशन ऑफ लीन पढ़ा रहा हूँ, चार पॉइंट्स मैंने पढ़ा है, अब मैं अचानक एक एक्सेप्शन वर्ड डाल दूं, इसका क्या मतलब हो जाएगा? चार पढ़ाकर मैं अचानक कुछ एक्सेप्शन वर्ड पढ़ा दूं तो इसका क्या मतलब निकलता है? जब मैं अचानक एक्सेप्शन वर्ड डाल दूं बच्चों तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग ये निकलता है कि एक्सेप्शन में हम जो पढ़ने वाले हैं। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स
डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन, बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है मेरी? ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, मैंने जब एक्सेप्शन पूछा तो बच्चों टर्मिनेशन ऑफ लीन के 4 रीजंस पढ़ने के बाद जब मैं एक्सेप्शन वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन यूज कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जब हम अचानक एक्सेप्शन पढ़ने लगे, इसका मतलब क्या राइट ऑफ लीन यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? राइट ऑफ लीन इस्तेमाल हो सकता है बच्चों? यस। तो लेट अस रीड दैट एक्सेप्शन। ओके, तो बच्चों क्या लिखा है देखो। द अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स हैविंग लीन देयर ऑन does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree for the price of the goods. डिक्री मतलब बच्चों जजमेंट, लॉफुल ऑर्डर देना। कोर्ट की तरफ से लॉफुल ऑर्डर आ गया है। बच्चों मान के चलो कि अनपेड सेलर जो है ना, उसके पास गुड्स का पोजीशन था। देखो हाँ बच्चों, एग्जांपल सुनो। सेलर के पास गुड्स का पोजीशन था, बायर पेमेंट नहीं कर रहा था। तो जाहिर बात है, जब बायर ने पेमेंट नहीं किया तो सेलर ने गुड्स को अपने पास ही रखा, राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज किया।
एंड बच्चों सेलर ने साथ में बायर के ऊपर केस भी कर दिया कि आपको मुझे प्राइस पे करना है। एंड बच्चों 2 महीने जजमेंट आ गया, जज ने जजमेंट सेलर के फेवर में दिया। बायर को क्या कहा कि यस बायर, तुम्हें पूरा प्राइस पे करना पड़ेगा सेलर को, सेलर का राइट है तुमसे प्राइस रिकवर करना। तो बच्चों मुझे बताओ, कोर्ट के जजमेंट आने से, जस्ट बिकॉज कोर्ट का जजमेंट आया कि सेलर बायर से पैसा रिकवर कर सकता है, क्या सेलर अपना राइट ऑफ लीन लूज कर देगा क्या? जस्ट बिकॉज जजमेंट आया, सेलर के फेवर में ये जजमेंट आया कि अब वो पैसा रिकवर कर सकता है लीगली, तो क्या उस वक्त सेलर अपना राइट ऑफ लीन लूज कर देगा क्या? हेलो, जस्ट बिकॉज उसके फेवर में आ गया बच्चों कोर्ट का ऑर्डर, सेलर के फेवर में आ गया प्राइस रिकवर करने का, तो क्या ही लूजेस हिज राइट ऑफ लीन? हेलो, नहीं समझा बच्चों? नहीं, इसका मतलब क्या, अब जब तक उसको प्राइस मिलेगा नहीं, बायर एक्चुअल में प्राइस दे नहीं देता, तब तक गुड्स देगा नहीं। बराबर है बच्चों? इसका मतलब क्या है, जब तक अब बायर उसको पैसा दे नहीं देता तब तक ये गुड्स की डिलीवरी नहीं देगा। सही बोल रहा हूँ? तो जस्ट बिकॉज कोर्ट का ऑर्डर आ गया सेलर के फेवर में, इसका मतलब उसने अपना राइट ऑफ लीन लूज कर दिया, ऐसा नहीं। तो बच्चों मैं एक्सेप्शन पढ़ता हूँ, आपके नोट्स का क्या लिखा है देखो। द अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स हैविंग लीन thereon does not lose his lien by the reason only that he has obtained a decree for the price of the goods. डिक्री मतलब कोर्ट की तरफ से लॉफुल ऑर्डर, जजमेंट, बराबर है, कि वो प्राइस ऑफ गुड्स ले सकता है। मिला तो नहीं ना, सिर्फ लॉफुल ऑर्डर आया है, तो इसका मतलब ही लूजर्स इज राइट ऑफ लीन, ऐसा नहीं है। तो बच्चे एग्जांपल देखो एंड टेल मी ये क्या है एक्चुअली। ए सोल्ड कार टू बी फॉर ₹1 लाख। ए ने बी को कार बेचा 1 लाख रुपए में एंड डिलीवर्ड द सेम टू द रेलवेज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। एंड ए ने सिर्फ बेचा ही नहीं कार, उस कार को रेलवे अथॉरिटीज को भी दे दिया ताकि ये कार बायर तक पहुंचाया जा सके। द रेलवे रिसिप्ट वॉज टेकन इन द नेम ऑफ बी। ए ने वो रेलवे रिसिप्ट बी के नाम पे लिया एंड बी को भेज भी दिया रेलवे रिसिप्ट। बच्चों अभी लास्ट लाइन मत पढ़ो, मुझे बताओ क्या सेलर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है? इतना सब सुनने के बाद क्या लगता है, सेलर ए क्या अपना राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है? हेलो, कैन ही एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन? दिशा ने नहीं बोला है, रीजन क्या दिशा? व्हाई ए कैन नॉट नाउ एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन? अब वो कार को अपने पास रिटेन क्यों नहीं कर सकता? चलो दिशा, आपने आंसर दिया तो उसका जस्टिफिकेशन दो, रीजन क्या? तो ऊपर का 4 रीजन में से आपको लगता नहीं एक रीजन है? ऊपर हमने जो 4 रीजन पढ़े थे। हेलो, आवाज आ रही है सबको? गुड्स वेर सेंट टू बी, मतलब गुड्स ऑलरेडी सेलर के पास से निकल चुके हैं। फर्स्ट रीजन, वेरी गुड। गुड्स ऑलरेडी सेलर के पास से निकल चुके हैं कैरियर को देने के लिए। सेलर ऑलरेडी गुड्स कैरियर को दे चुका है ताकि उसे बायर को पहुंचाया जा सके। तो बच्चों जब भी सेलर गुड्स टेम्पो, ट्रक या रेलवे वालों को दे देता है ताकि वो बायर के पास ले जाया जा सके, at that point of time seller loses his right of lien. Is that okay with everyone? जितने लोग लेक्चर सुन रहे हैं, क्लियर हो रहा है बच्चे? एग्जाम्पल परफेक्टली क्लियर? तो लास्ट लाइन देखो क्या लिखा है, नाउ ए कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन। अब ए अपना राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता।
तो बच्चे ये हो गया राइट ऑफ लीन का इतना सारा डिस्कशन। सेक्शन 47, 48, 49 बच्चों एनालिसिस हमने पढ़ लिया। बच्चों गुड्स को लेकर अनपेड सेलर के क्या क्या लीगल राइट्स हैं, तो उसमें पहला द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्या सभी इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ लीन हमने पढ़ लिया। अब बच्चों सेक्शन 50 से लेके 52 बच्चों राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, याद आया वर्ड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट? मेरे पढ़ाने से पहले बता दो चलो, सेलर ये अपना राइट जो है ना, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, यानी गुड्स ऑलरेडी जा रहे हैं बायर के पास, ट्रक वाला लेके जा रहा है गुड्स ऑलरेडी बायर के पास देने के लिए, अभी पहुंचा नहीं है, एंड उसको सेलर फोन करके बोलता है घुमा ट्रक वापस, बायर को गुड्स देना नहीं, ट्रक को घुमा एंड वापस लेके आ मेरे पास। इसका मतलब जाते हुए गुड्स को, इसका मतलब जाते हुए गुड्स को बच्चों स्टॉप कर देना, ट्रांजिट में ही स्टॉप कर देना, बराबर है, इन ट्रांजिट स्टॉप कर देना। बच्चों ये राइट मुझे जरा टाइप करके बताओ, अनपेड सेलर कब यूज करेगा, किस एक सिनारियो में यूज करेगा? द ओनली वन रीजन फॉर, आई रिपीट, इसके लिए देयर इज वन रीजन, जब को पता, सॉरी, जब सेलर को पता चल जाए, सेलर को पता चल जाए कि बायर्स बिकम इनसॉल्वेंट, ओनली रीजन। बच्चों ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आपको लिखने में भी अच्छा लगेगा, आपको क्योंकि समझा है ना तो आप अच्छे से उसको लिख पाओगे, दैट इज एक्चुअली द पॉइंट। आप बहुत बढ़िया उसको लिख सकते हो आंसर, बराबर है। सो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इस राइट को यूज करने के लिए बराबर ओनली रीजन ये है कि बच्चों सेलर की तरफ से गुड्स बायर को देने के लिए निकल चुके हों, गुड्स अभी भी ट्रांजिट में हो, गुड्स अभी तक बायर को मिला ना हो, एंड उसी दौरान बच्चों सेलर को पता चल जाए कि बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो वो जाते हुए गुड्स को बीच रास्ते में स्टॉप करवा सकता है एंड गुड्स को वापस अपने पास मंगा सकता है। बच्चों जरा रिस्पॉन्स दो, हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? सेकंड राइट क्लिक हो गया सबको? अभी सिर्फ पढ़कर उसके अंदर का डिटेल समझने का ट्राई करते हैं, बट हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट राइट ऑफ स्टॉपेज इन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? हेलो, रीड करते हैं। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट सेक्शन 50, subject to the provision of this act when buyer of the goods become insolvent, sentence देखो, when the buyer of the goods become insolvent, the unpaid seller who has started with the possession of the goods has right of stopping him in transit, that is to say he may resume possession of the goods as long as they are in the course of transit and until the tender of the goods. बता, अगर राइट ऑफ लीन राइट टू रिटेन गुड्स है तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या है? इज इट राइट टू रिटेन गुड्स और रीगेन पोजीशन? टाइप करो, ये पढ़कर क्या लगता है, इज इट राइट टू रिटेन या रीगेन पोजीशन ऑफ द गुड्स? रीगेन यानी पोजीशन गया था आपके पास से, आपने वापस उसे हासिल किया, रीगेन पोजीशन, वेरी गुड। एंड राइट ऑफ लीन क्या था? एंड राइट ऑफ लीन क्या था? राइट ऑफ लीन क्या था? What was the meaning of right of lien? What seller was doing? Retain the goods. Goods अपने पास ही रखता था वो, and यहाँ goods जा चुका था and वापस अपने पास मंगाया। So there is a great difference between retaining the goods and regaining the possession of the goods. I hope you are understanding the difference. बच्चों difference को understand कर लो properly. आगे तो बच्चों आई होप सेक्शन 50 क्लियर। सेक्शन 51 बच्चों ये थोड़ा अलग एंगल है, कम से कम 7 पॉइंट्स किए हैं। अब आप बोलेंगे सर 7 पॉइंट्स ऐसा क्या कवर किया है,
तो मेरे बच्चों मेरे हिसाब से बहुत सारे क्लासेस इसको इग्नोर करने के लिए बोल देते हैं, बट मैं इग्नोर नहीं करवाऊंगा। मेरे हिसाब से बच्चे बड़ा क्वेश्चन आराम से बन रहा है 5 या 7 का। मेरे हिसाब से सेक्शन 51 को आप वेरी इंपॉर्टेंट करो। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट हेडिंग्स, ड्यूरेशन ट्रांजिट मतलब एक बार सेलर से गुड्स निकल गया बायर के पास जाने के लिए, बराबर है, और वो बायर तक नहीं पहुंचा है, गुड्स कभी इन बिटवीन है, बराबर है। तो सेलर से गुड्स निकला एंड बायर के पास पहुंचने से पहले या उसको देने से पहले बीच का जो समय है बच्चों, इस दोनों पॉइंट के बीच का जो समय है, नॉर्मली उसको हम ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट बोलेंगे, बराबर है। सेक्शन 51 में अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां पे कब हम कहेंगे कि गुड्स आर इन ट्रांजिट एंड कब हम कहेंगे गुड्स आर नॉट इन ट्रांजिट। बच्चे एकदम आउट ऑफ ट्रैक डिस्कशन है, एकदम आउट ऑफ ट्रैक डिस्कशन है। हमें अभी एक एक पैराग्राफ अच्छे से आराम से पढ़कर एक एक लाइन को अंडरस्टैंड करना है, 51 को समझना है। व्हाट आई मीन टू से इज, चलो बच्चों ड्यूरेशन ट्रांजिट को उन्होंने कैसे डिफाइन किया एक एक, चलो देखो। टाइप करो, मैंने कहा ना रूल 50 सेक्शन 51 पढ़ने को शुरू किए, लॉ कैसे रूल्स बनाया देखो बच्चों, टाइप करो व्हाट डू इन बाय डी। हेलो, अरे है हुआ है रे बाबा, अभी ये लेवल पे पूछना पड़ रहा है मुझे। वेरी गुड, एज्यूम करना, बरोबर है, ये देना भी सब लोग का मतलब। तो बच्चों सेक्शन 50 का पहला पॉइंट क्या है, गुड्स आर डीम्ड बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। गुड्स को एज्यूम करो कि वो ट्रांजिट में है, in the core transit from the time when they are delivered to the carrier or other belly for the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agent in that behalf takes the delivery of them from the carrier or other belly। अच्छा यही तो अभी बताया मैंने, हेलो हेलो। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट का आपको लगता नहीं अभी भी मैंने यही तो बताया, जिस पॉइंट ऑफ टाइम से सेलर के पास गुड्स निकला बायर के पास सड़क नहीं पहुंचा, बायर को डिलीवर नहीं हुआ, सेलर के पास से निकल चुका है गुड्स लेकिन पास अभी तक नहीं पहुंचा, या उसके एजेंट के पास अभी तक गुड्स की डिलीवरी, इस बीच आप बोल सकते हो द गुड्स आर इन द ट्रांजिट, आर स्टिल इन द ट्रांजिट, आप assumption कर सकते हो। बच्चों आई वांट रिस्पॉन्स, पॉइंट नंबर अंडरस्टूड, हेलो, नंबर 1, एक एक पॉइंट भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे सेक्शन 51 का, हेलो हेलो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ बच्चों एक बार वापस रीड कर रहा हूँ, देखो, गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू द कैरियर, टेम्पो वाला, or other belly, an agent, for the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agent in that behalf takes the delivery of them from such carrier or other belly। बच्चा अब मेरा बीच में सवाल, अगर बायर या उसके एजेंट को गुड्स की डिलीवरी मिल गई तो, हेलो, गुड्स की डिलीवरी उनको मिल गई तो क्या आप assumption करेंगे गुड्स आर इन ट्रांजिट? हेलो, once buyer or agent takes the delivery of the goods, are you going to assume the goods are still in transit? Are you going to in transit? The answer is no। बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स पढ़ रहे हैं, इसको बहुत
क्लासेस वाले इग्नोर देते हैं, बोलते हैं मत पढ़ो, लेकिन बच्चों मैं इस बार कहूंगा आपको पढ़ो, इसको सेक्शन 1 को आप पढ़ के ही जाना किसी भी हाल, बराबर है। मेरे तरफ से 5 मार्क कंफर्म समझो। सेकंड, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट उन्होंने कैसे और डिफाइन किया देखो, इफ द बायर और इज एजेंट इन दैट बिहाफ, अभी अभी मैंने जो प्रश्न है इसका नो नो आप आंसर दे रहे हो बच्चों, उन्होंने कैसे में पुटअप किया देखो, मुझे 100% श्योर है को क्लियर होगा ये। इफ बायर और इज एजेंट इन दैट बिहाफ obtains delivery of the goods before their arrival at the appointed destination is at the end. तो पॉइंट नंबर 2 को अभी थोड़ी देर में आप खुद वापस पढ़ेंगे बच्चों। मैं आपको इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं बच्चों। कैन यू सी द स्क्रीन, राइटिंग स्क्रीन? हेलो बच्चों, राइटिंग स्क्रीन दिख रही है? राइटिंग स्क्रीन दिख रही है बच्चों? पहले कौन सा, यानी मैं जो लिखूंगा दिखाई देगा आपको? यस बच्चों, एक्स नाम का व्यक्ति है ना, वो सेलर है, बच्चों उसने वाइन के बायर को गुड्स बेचा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब बच्चों ऐसा डिलीवर करना है, बराबर है। सेलर है ना बच्चों का, बायर है वो दिल्ली का है। अब गुड्स जाएगा बच्चों टेम्पो के जरिए दिल्ली जाएगा, मुंबई टू दिल्ली। बच्चों एक्स ने क्या किया, एक ट्रक को हायर किया, उसको बोला कि ये गुड्स तू वाई को दे के आ। अब बच्चों एक्स ने सारा सामान ट्रक में लोड कर दिया, ट्रक निकल गया देने के लिए। बच्चों अब ट्रक वाला पहुंचा नहीं है वाई के पास, तो क्या मैं बोलूं गुड्स आर स्टिल इन ट्रांजिट? अभी तक बायर या उसके एजेंट के पास वो डिलीवरी पहुंची नहीं, क्या मैं गुड्स आर इन ट्रांजिट? हेलो बच्चे ये बता, गुड्स का डेस्टिनेशन क्या है? गुड्स कहाँ डिलीवर करने हैं बायर को? करो मेरे एग्जांपल में, गुड्स डेस्टिनेशन कहाँ पहुंचा? मुंबई से कहाँ? मुंबई से कहाँ? दिल्ली। ठीक है बच्चों, अब जरा एग्जांपल पे ध्यान दो बच्चों। ट्रक वाला दिल्ली गुड्स निकला बाय डे, लेकिन बच्चों दिल्ली के बीच में और स्टेट पर राजस्थान जाएगा। राजस्थान जयपुर में बीच में से पहले जयपुर में वाई का एजेंट, वाई का जो एजेंट है ना, बायर का जो एजेंट है, उसने क्या किया, जयपुर में ही ट्रक वाले से ले लिया अपने कस्टडी में, ट्रक वाले से गुड्स ले लिया अपने कस्टडी में, जयपुर में ही ले लिया, जबकि गुड्स जाने थे बोलो दिल्ली। लेकिन बायर के एजेंट ने वो गुड्स राजस्थान के जयपुर में ही बच्चों एक्सेप्ट कर लिया। अब बताओ, जयपुर एजेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, डिलीवरी ले ली, तो क्या मैं बोलूंगा गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट क्योंकि वो दिल्ली नहीं पहुंचा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ गुड्स आर इन ट्रांजिट? नो। क्या क्या shall I assume that the delivery of goods has been done? क्या मैं assumption करूँ गुड्स की डिलीवरी हो चुकी है? Now the goods are not in transit because it has taken the goods in Jaipur. हेलो यस। अब एक काम करो बच्चों, अगर आपको ये सही में समझ में आ गया है, आपको लगता है सही में समझ में आ गया है, तो एक काम करो बच्चों, सेकंड पॉइंट जरा एक बार वापस पढ़ो, क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 2 एक बार वापस पढ़ो। If the buyer or his agent, if the buyer or his agent in that behalf obtains the delivery of goods before their arrival at the appointed destination, before their arrival at appointed destination, the transit is at the end.
मतलब जयपुर में ही गुड्स का ट्रांजिट खत्म हो गया, गुड्स डिलीवर हो गए एंड बच्चों नाउ द गुड्स आर नॉट इन ट्रांजिट, ऐसे अजम्पशन किया जाएगा। चलो बच्चों रिस्पांस दो, हैव यू अंडरस्टूड पॉइंट नंबर 2? यस एवरीवन, हैव एवरीवन अंडरस्टूड पॉइंट नंबर 2? ओके, अब बच्चों एक काम करते हैं, 11 बज चुका है, 15 मिनट का ब्रेक है, 15 मिनट के बाद बच्चों हम वापस मिलते हैं, ठीक है? कंटिन्यू करेंगे। डाउट आप सेकंड सेक्शन में पूछ लेना। ओके सो बच्चा अभी 15 मिनट का ब्रेक है, 15 मिनट के बाद हम वापस मिलते हैं, ठीक है? ओके।